नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, यदि आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये सीरीज आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल एमसीक्यू के लिए जो है मेनली बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज बाय हुम, कि जो बिग बैंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिग बैंग थ्योरी की, तो बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो इसको हमें बताने वाली थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। और बात की जाए बिग बैंग थ्योरी देने वाले हमारे पास जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं जॉर्ज लेमेंथियर। तो जॉर्ज लेमेंथियर द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी प्रपोज की गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द एक्सट्रीमली डेंस इनिशियल पॉइंट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक सघन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इनिशियल स्टेज ऑफ या इनिशियल पॉइंट जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है, उसे नाम दिया जाता है सिंगुलैरिटी का। तो जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है उस पॉइंट को नाम दिया जाता है सिंगुलैरिटी। मतलब सिंगुलैरिटी आपके पास एक ऐसा पॉइंट था जिसमें आपके पास ब्लास्ट होने के कारण, मतलब जिसके विस्फोट होने के कारण जो आज प्रेजेंट डे हमें गैलेक्सी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसी डेंस इनिशियल पॉइंट, जिसे कि सिंगुलैरिटी का नाम दिया जाता है, तो इसी से हमें ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गैलेक्सी इज डिफाइंड एज, कि आकाशगंगा की परिभाषा क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी जो है हमें ये आपको ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग सिस्टम, मतलब ये आपको जो है स्टार का ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पे वो ग्रुप में रहकर जो है काफ़ी सारे, देखिए जब आपके पास बिलियंस ऑफ स्टार जो है एक ग्रुप में इकट्ठा हमें देखने को मिली, तो इसे नाम दिया जाता है गैलेक्सी का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज, कि आकाशगंगा का आकार क्या है। तो अगर बात की जाए मिल्की वे गैलेक्सी की, बात की जाए हमारे सोलर सिस्टम, हमें जो प्रेजेंट हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जिस गैलेक्सी में हम निवास करते हैं, उसे नाम दिया जाता है मिल्की वे का। और बात की जाए हमारे पास शेप, हमारी मिल्की वे जो हमारी ओन गैलेक्सी की अगर शेप की, तो वो हमें देखने को मिल जाती है स्पाइरल। तो मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम जो है डिसाइड करते हैं, उसका शेप आपको स्पाइरल देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज। तो अगर बात की जाए हमारी अर्थ की, जो आपके पास हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी हमें मिल्की वे देखने को मिल जाती है, और बात की जाए हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी की, जो मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी है, वो हमें देखने को मिल जाती है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा जो है ये आपको मिल्की वे से सबसे नज़दीक वाली आपको गैलेक्सी देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज, कि सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्राइटेस्ट स्टार, जो कि हमें आउटसाइड सोलर सिस्टम के बाहर, मतलब सोलर सिस्टम के बाहर का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमें जो देखने को मिलता है, इसे नाम दिया जाता है साइरस का, और इसे ही आप डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। तो आपके पास साइरस आए या डॉग स्टार, ये आपको मिल्की वे के बाद सबसे नज़दीक, मिल्की वे का सबसे बाहर जो है सबसे चमकीला तारा आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नियरेस्ट स्टार टू द सन इज, कि सूर्य से सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सन से सबसे निकट आपके पास स्टार की या नियरेस्ट स्टार की, तो वह आपको देखने को मिल जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सन के सबसे जो आपके नियर स्टार जो है, ये आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी देखने को मिल जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेड शिफ्ट इंडिकेट, कि जो
रेड शिफ्ट है ये हमें क्या दर्शाता है। तो अगर बात की जाए रेड शिफ्ट थ्योरी की, तो रेड शिफ्ट थ्योरी हमें बताती है कि जो स्टार आपको देखिए जो आपको रेड कलर का दिखाई देगा, ये जो है आपके मतलब जितना स्टार आपको जो है कलर में रेड दिखाई दे रहा है वो अपनी गैलेक्सी से उतना ही दूर जो है ट्रेवल कर रहा है। तो आपके पास जो रेड शिफ्ट थ्योरी हमें इंडिकेट करती है ये मेनली आपको एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को बताने वाली थ्योरी का नाम जो है आपको रेड शिफ्ट थ्योरी देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हबल लॉ रिलेटेड कि जो हबल का नियम है ये किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हबल लॉ की, तो हबल लॉ हमें बताता है जो कि आपकी जो गैलेक्सीज है, जो आपकी गैलेक्सी है ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसे बताने वाला जो लॉ ये हमें देखने को मिल जाता है हबल लॉ। तो हबल लॉ आपके रिलेटेड है डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ गैलेक्सीज से। तो मतलब कितनी दूर हमसे जो है कोई स्टार है या कितनी दूर या किस स्पीड से हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है, इससे रिलेटेड आपको देखने को मिल जाता है हबल लॉ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हबल डिस्कवर्ड रेड शिफ्ट इन कि हबल ने जो है रेड शिफ्ट की खोज कब की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास साइंटिस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं हबल। तो हबल द्वारा जो है रेड शिफ्ट थ्योरी दी गई थी और इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी 1929 में। 1929 में जो है हबल द्वारा रेड शिफ्ट की जो है थ्योरी प्रपोज की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लाइट द्वारा जो एक साल में दूरी तय की जाती है इसे नाम दिया जाता है लाइट ईयर का। तो एक लाइट ईयर में जो लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इसे नाम दिया जाता है लाइट ईयर का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1 पार्सक इज इक्वल टू कि जो एक पार्सक है ये हमें कितने के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए पार्सक की, तो पार्सक हमें जो है ये आपको गैलेक्सीज को या मतलब डिस्टेंस स्टार को मापने का सबसे बड़ा अगर आपके पास कोई यूनिट है तो इसे नाम दिया जाता है पार्सक। और 1 पार्सक आपके इक्वल है 3.26 लाइट ईयर्स के। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट जो है ये किसके द्वारा किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूनिवर्स को समझने के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था या एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसे नाम दिया जाता है लाइट हाइड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। और इसका जो है ये आपके CERN हमें जो एक इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है ये इनके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिल जाता है। या आपसे पूछा जाए कि जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट है ये आपकी प्रेजेंट गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए किया गया एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है। और आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द हिग्स बोसॉन इज ऑल्सो कॉल्ड कि हिग्स बोसॉन को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिग्स बोसॉन पार्टिकल की, तो यह हमें जो है 2 साइंटिस्टों के नाम पर इसका नाम रखा गया है और इन्हें हिग्स बोसॉन का अदर नेम आपको देखने को मिल जाता है गॉड पार्टिकल। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डार्क मैटर कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली कि जो डार्क मैटर आपको जो ब्रह्मांड में देखने को मिलता है ये लगभग कितना भाग है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो आपको यूनिवर्स देखने को मिलता है कहा जाता है कि इसका 25% इसका 25% भाग आपको डार्क मैटर से मिलकर बना है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स कि तारे का रंग क्या दर्शाता है। तो अगर बात की जाए आपकी जो स्टार का कलर आपको बताएगा ये बताएगा कलर स्टार का टेम्परेचर। तो स्टार का कलर जो है इसके टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हॉटेस्ट स्टार अपीयर कि सबसे अधिक गर्म तारे दिखाई देते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हॉटेस्ट स्टार आपको देखने को मिलेगा इसका कलर आपको देखने को मिलेगा ब्लू। तो ब्लू कलर के स्टार आपको
सबसे हॉट स्टार जो है देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसके बाद आपको जो सबसे कम या सबसे लाइट या आप कह सकते हैं कि सबसे कम गर्म तारे जो है ये आपको रेड कलर के दिखाई देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मास डिफर फ्रॉम द वेट बिकॉज, कि द्रव्यमान जो है भार से अलग है क्योंकि। तो अगर बात की जाए मास और वेट की डिफरेंस की, तो मास जो है ये आपके जो वेट है, मेनली जो आपका वेट है, वेट आपके डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, और मास जो आपके ये आपको कांस्टेंट जो है देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, कि जो वेट का संबंध है ये आपको ग्रेविटी से देखने को मिलेगा, और मास जो है आपको कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्टार आर फॉर्म फ्रॉम, कि तारों का निर्माण होता है। तो अगर बात की जाए कौन से ऐसे जहाँ से हमें जो स्टार का निर्माण या स्टार का जो तारे का निर्माण जो शुरू होता है ये होता है आपके नेबुला से। तो नेबुला आपको सबसे पहले जो यूनिवर्स में आपको गैसों का जो बादल देखने को मिलता है इसे नाम दिया जाता है नेबुला, और नेबुला आपको स्टार फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज देखने को मिलती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार इवॉल्वेशन इज, कि तारे के विकास की पहली अवस्था क्या है। तो अगर बात की जाए स्टार फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज की, तो इसे नाम दिया जाता है प्रोटोस्टार का। नेबुला के बाद जो फर्स्ट स्टेज जो हम आपको देखने को मिलती है इसे नाम दिया जाता है प्रोटोस्टार, मतलब स्टार का इनिशियल फॉर्म, इसे आपके प्रोटोस्टार कहा जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सन रिमेन इन मेन सीक्वेंस फॉर, कि सन जो है मुख्य अवस्था में रहता है। तो अगर बात की जाए मेनली इसमें आपको सन की एज इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अगर बात की जाए सन की प्रेजेंट एज की, तो सन की प्रेजेंट एज आपको देखने को मिलेगी 5 बिलियन ईयर, और सन की टोटल एज आपको देखने को मिल जाती है 10 बिलियन ईयर्स। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेड जाइंट स्टेज ऑकर व्हेन, कि रेड जाइंट अवस्था हमें कब देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए स्टार की रेड जाइंट स्टेज की, तो रेड जाइंट स्टेज हमें जो है, देखिए आपके सारे ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए रेड जाइंट स्टेज की, या रेड जाइंट स्टेज हमें स्टार का देखने को मिलेगा जब उसके कोर से, जब स्टार के कोर से आपका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है रेड जाइंट का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन एग्जॉस्टेड इन कोर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम मास लिमिट फॉर व्हाइट ड्वार्फ इज, कि श्वेत बौने के लिए या बौने तारे के लिए अधिकतम द्रव्यमान सीमा क्या है। तो अगर बात की जाए ऐसे मिनिमम वेट की या ऐसे मैक्सिमम वेट की जहाँ पे स्टार जो है व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है, ये आपको देखने को मिल जाता है 1.4 सोलर मास, और इसे ही आपकी चंद्रशेखर लिमिट नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड, कि घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार की, तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को नाम दिया जाता है आपके पास पल्सर। तो ऐसे तारे जो कि आपके तेज गति से घूमते हैं उसे नाम दिया जाता है न्यूट्रॉन स्टार का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोर मास अबव 3 सोलर मास बिकम, कि 3 सोलर द्रव्यमान से अधिक होने पर तारा क्या बनता है। तो अगर बात की जाए यदि आपके जो स्टार का मास ये आपके 3 सोलर मास से ज़्यादा हो तो इसे नाम दिया जाता है ब्लैक होल का। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लार्जेस्ट प्लेनेट, तो वह आपको देखने को मिल जाता है जुपिटर। जुपिटर जो है आपको सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट स्टार देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि टिल्ट ऑफ प्लैनेट कॉज, कि ग्रहों का झुकाव का कारण है।
तो अगर बात की जाए ऐसे जब यदि आपको जो है ग्रह का टिल्ट देखने को मिल जाता है, प्लेनेट यदि आपको टिल्ट देखने को मिलेगी, तो इसी की वजह से आपको देखने को मिल जाती है डे एंड नाइट वेरिएशन। तो डे एंड नाइट वेरिएशन होने का जो मुख्य कारण है ये प्लेनेट का अपने एक्सिस पे टिल्ट होना जो है आपका, इसका कारण आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्राइटेस्ट स्टार इन कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड, कि नक्षत्र का सबसे चमकीला तारा क्या कहलाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास यदि आपके कॉन्स्टलेशन में सबसे ब्राइट स्टार जो आपको देखने को मिलेगा उसे नाम दिया जाता है अल्फा स्टार का। इसके बाद आपको सबसे ब्राइट स्टार आपके पास अल्फा स्टार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद के जो सेकंड नंबर पर ब्राइट स्टार को नाम दिया जाता है बीटा, और थर्ड नंबर पर ब्राइट स्टार को नाम दिया जाता है गामा। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल कॉन्स्टिलेशन रिकॉग्नाइज बाय AIU, कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मान्यता प्राप्त नक्षत्रों की संख्या कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास टोटल कॉन्स्टिलेशन जो आपको यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे 88। तो टोटल आपको 88 नक्षत्र जो है यूनिवर्स में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज, कि सूर्य की जो दृश्य सतह को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो विजिबल सरफेस जो आपको सन का देखने को मिलेगा इसे नाम दिया जाता है आपकी फोटोस्फीयर का। जो आपको सन का जो विजिबल सरफेस जो है देखने को मिलता है इसे जो है आपके फोटोस्फीयर का नाम दिया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि टेम्परेचर ऑफ द सन कोर इज अबाउट, कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। तो अगर बात की जाए सन के कोर का टेम्परेचर, इसमें मेनली आपसे कोर का टेम्परेचर पूछा गया है। तो अगर बात की जाए सन के कोर का टेम्परेचर ये आपको देखने को मिल जाता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है आपको सन के कोर का टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि सूर्य की जो आपको ऊर्जा देखने को मिलती है किस रूप में उत्पन्न होती है। तो अगर बात की जाए जो सन से निकलने वाली एनर्जी आपको देखने को मिलेगी ये सन और स्टार में आपको याद रखना है, जो सन और स्टार में मेनली आपके फ्यूजन प्रोसेस द्वारा जो है आपकी एनर्जी रिलीज की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डार्क लाइंस ऑन द सन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, कि सन के स्पेक्ट्रम पर या सन के आपकी जो सूर्य की सतह पर काली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए सन के सरफेस पे जो आपको ब्लैक कलर की जो लाइंस देखने को मिलती है इसे नाम दिया जाता है फ्रॉनहोफर लाइंस का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सनस्पॉट साइकिल ड्यूरेशन इज, जो सनस्पॉट जो चक्र है इसकी अवधि कितनी है। तो अगर बात की जाए सन स्पॉट साइकिल मतलब सन के स्पॉट जो आपको सन जो सूर्य के धब्बे हैं ये सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते हैं, और बात की जाए इन्हें जो अपना पूरा रिवॉल्वेशन में जो टाइम लगता है इसे नाम दिया जाता है सन स्पॉट साइकिल का, और ये टोटल टाइम आपको देखने को मिल जाता है 11 ईयर्स। तो 11 सालों में जो है सन स्पॉट जो है सन के चारों तरफ जो है मूवमेंट करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरोरा एट नॉर्दर्न पोल इज कॉल्ड, कि उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश वर्षा क्या कहलाती है। तो अगर बात की जाए आपको अरोरा जो है आपको नाइट लाइट्स देखने को मिलती है, और ये आपको नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए अरोरा जो लाइट्स आपको नॉर्दर्न पोल पे देखने को मिलती है इसे नाम दिया जाता है अरोरा बोरियोलिस का। और बात की जाए आपके पास अरोरा लाइट्स यदि आपको साउदर्न पोल पर देखने को मिले तो इसे ही नाम दिया जाता है अरोरा ऑस्ट्रियलिस। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड मिल्की वे इज, कि सूर्य द्वारा आकाशगंगा की परिक्रमा जो है कितने समय में करता है। तो अगर बात की जाए सन जो है आपकी ये आपके मिल्की वे के अराउंड चक्कर काट रहा है, और बात की जाए सन जो मिल्की वे के अराउंड चक्कर काटता है इसे नाम दिया जाता है गैलेक्टिक ईयर का, और ये आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है
224 मिलियन ईयर्स। तो सन जो है मिल्की वे के चारों तरफ 224 मिलियन सालों में जो है एक चक्कर पूरा करता है और इस साल को नाम दिया जाता है गैलेक्टिक ईयर का। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, कि सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है। तो अगर बात की जाए सन की टोटल एज आपको देखने को मिल जाती है 10 बिलियन ईयर्स। तो 10 बिलियन साल सूर्य की आपको टोटल एज देखने को मिलेगी। और बात की जाए सन की प्रेजेंट एज की, तो प्रेजेंट एज सन की आपको देखने को मिल जाएगी 5 बिलियन ईयर्स। 10 बिलियन जो है सन की टोटल लाइफ है और प्रेजेंट जो आपको जो है प्रेजेंट लाइफ सन की मतलब सन आपके 5 बिलियन साल जो है जी चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल लाइफ स्पैन ऑफ सन इज, कि सूर्य की कुल आयु कितनी है। तो जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कशन किया कि 10 बिलियन ईयर्स आपको सन की टोटल आयु देखने को या टोटल आपको लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सन अपीयर वाइट इन स्पेस बिकॉज, कि सूर्य जो है अंतरिक्ष में आपको सफ़ेद रंग का दिखाई देता है क्योंकि। तो अगर बात की जाए यदि आप सन को यदि आप स्पेस से देखेंगे तो ये आपको वाइट कलर का जो है आपको देखने को मिलेगा। और बात की जाए इसकी वजह की तो ये आपको देखने को मिलेगी क्योंकि स्पेस में आपको कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलता। इसी कारण आपको सन जो है स्पेस से देखने पर वाइट कलर का आपको देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन, कि जो आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिसे कि एयू नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी डिस्टेंस बताता है आपको अर्थ एंड सन के, मतलब अर्थ और सन के बीच, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है इसे नाम दिया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी बेसिक सीरीज का फर्स्ट जो जियोग्राफी का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हम जो है बेसिक से लेकर एडवांस जो है आपका टोटल सब्जेक्ट थ्रू एमसीक्यू जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।